टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं वैसे जो आप लास्ट की कुछ क्लासेस में टॉपिक डिस्कस करते आ रहे हो एंट्रोपी, तो एंट्रोपी के बारे में ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो आपने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में एंट्रोपी के कंसेप्ट को पढ़ लिया है। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था एंट्रोपी के कंसेप्ट को मतलब एक तरह से जनरेट किया था। फिर हमने एंट्रोपी चेंज की बात की थी, किसके साथ? एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस और हमारा एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की। फिर उसके बाद हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा और फिजिकल सिग्निफिकेंस ने क्या कहा था कि मतलब एंट्रोपी जो है वो हमें क्या चीज डिफाइन करके देती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस के बारे में, मतलब पार्टिकल में मूवमेंट कितनी है उसके बारे में एक्सप्लेन करती है हमारी एंट्रोपी चेंज। तो अब आपको क्या करना है, एंट्रोपी चेंज ही कैलकुलेट करना है। और एंट्रोपी चेंज क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि आपका एंट्रोपी एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, और वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम सिर्फ एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हर टॉपिक्स के साथ मतलब जहां पर भी एंट्रोपी की बात होगी वहां पर एंट्रोपी की नहीं, एंट्रोपी चेंज की ही बात होगी। तो अब आपको आज की क्लास में आपको क्या करना है, एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस के साथ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वेरिएंस को चेक करना है। मतलब अगर आपकी कोई भी आइडियल गैस है तो उसमें अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं तो उसमें आपका एंट्रोपी में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, आपको ये चीज पढ़नी है। अब देखिए आइडियल गैस अगर आपके पास कोई भी है, आइडियल गैस को अभी छोड़ो, पहले ये बताइए एंट्रोपी एक कैसा फंक्शन है। एंट्रोपी हमारा एक स्टेट फंक्शन है। अगर एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब वो हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ के थ्रू आप किसी भी सिस्टम में चेंज कर रहे हो, वो एंट्रोपी हमारा उस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा दैट मींस वो स्टेट के साथ वेरी करने वाली टर्म है। एंट्रोपी हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर, फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पर अगर आप सिस्टम को लेके जा रहे हो तो उस चीज पर डिपेंड करेगा। इस स्टेट में अगर सपोज करो मेरा सिस्टम जो भी फर्स्ट स्टेट में है तो उस स्टेट में उसके पास कोई पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा अपना खुद का। सपोज करो ये P1 V1 T1 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, P1 V1 और T1 टेम्परेचर रखता है। अगर मेरा सिस्टम स्टेट 1 में, स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये कि हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो फर्स्ट स्टेट में अगर सिस्टम है तो उसका खुद का वहां पर कोई प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा। अगर आप इसकी स्टेट को वेरी कर देते हो मतलब सिस्टम में कोई चेंज लेके आते हो तो सिस्टम की स्टेट चेंज होने के साथ साथ प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ये चीज हम सपोज करके चल रहे हैं। अभी ये नहीं कहेंगे, कोई कंपल्सरी नहीं है कि स्टेट के चेंज होने से सारी ही टर्म वेरी करेंगी, बट कुछ कंडीशंस पर हमारा वेरिएंस जरूर आता है, मतलब चेंज जरूर आता है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर हमारा P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है तो स्टेट चेंज करने के बाद ये हमारा P2 V2 T2 में अगर चेंज हो रहा है दैट मींस ये हमारा स्टेट पर डिपेंडेंट मतलब हमारे वेरिएबल्स हैं। ये सारे तीनों के तीनों मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे स्टेट वेरिएबल हैं। स्टेट वेरिएबल दैट मींस ये हमारे स्टेट के साथ चेंज होने वाले वेरिएबल्स हैं। और अगर हमारा एंट्रोपी जो कि हमने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था कि एंट्रोपी हमारा एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, और अगर ये स्टेट फंक्शन है तो ये भी हमारा स्टेट वेरिएबल्स के साथ चेंज होगा। इसका मतलब क्या, अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो सिस्टम के अंदर, अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वहां पर डेफिनेटली वॉल्यूम भी चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम पर भी इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर पर भी इफेक्ट आएगा। बट कब इफेक्ट नहीं आएगा, अगर आप इनमें से किसी एक टर्म को कांस्टेंट कर देते हो कि भाई इसको तो हमें चेंज होने ही नहीं देना है। जैसे आप आइसोथर्मल सिस्टम की बात करो, आपने कहा सिस्टम मेरा आइसोथर्मली वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे मेरा क्या कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर। अगर आप आइसोबारिक सिस्टम बनाओ तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे रहे हो तब तो वेरिएंस आएगा नहीं। अदरवाइज अगर आप सिस्टम का प्रेशर चेंज कर रहे हो ना किसी भी स्टेट में, अगर आपने सिर्फ प्रेशर चेंज किया तो उस प्रेशर की वजह से लिक्विड और गैसियस सिस्टम हमारे जनरली होते हैं, तो उन केसेस में अगर आपने सिस्टम पे प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया तो डेफिनेटली वॉल्यूम पर भी इफेक्ट पड़ेगा और टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सपोज आप मतलब जो भी आपका सिस्टम है उसके पास प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब उसमें प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो दैट मींस आप ऊपर से प्रेशर आप उसमें सिस्टम पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, पास आना स्टार्ट कर देंगे। और अगर पार्टिकल्स पास आना स्टार्ट कर
उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम अब इंक्रीज कर जाएगा। सेम चीज टेम्परेचर पर भी इफेक्ट जाएगा कि टेम्परेचर पहले पार्टिकल की मूवमेंट कम थी, अब पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि कोलिजन की वजह से मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए सिस्टम का, तो टेम्परेचर भी हमारा इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या कि जो भी है हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। मतलब ये तो तीनों को तो हमने देख लिया कि प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम भी अफेक्ट हो रहा है और टेम्परेचर भी अफेक्ट हो रहा है। मैंने अगर सपोज सिर्फ प्रेशर चेंज किया था तो मेरा वॉल्यूम भी चेंज होके मिला और टेम्परेचर भी चेंज होके मिला। बट हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या एंट्रोपी के साथ भी ऐसा होगा कि अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज करूं तो क्या मेरी एंट्रोपी भी चेंज होगी, क्योंकि एंट्रोपी भी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है और ये भी हमारे क्या है, स्टेट मतलब वेरिएबल स्टेट फंक्शन, कुछ भी बोल लो, ये भी हमारे स्टेट फंक्शन है और ये भी हमारे स्टेट मतलब एंट्रोपी भी हमारी एक स्टेट फंक्शन है। तो वही चीज अब आपको चेक करनी है कि क्या ये चारों स्टेट फंक्शन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और बेसिकली अगर आप देखो आपके टॉपिक क्या चाहता है, मतलब इसमें आप क्या कंक्लूजन देखना चाहते हो, एंट्रोपी चेंज क्या वेरी करेगी आइडियल गैस के केस में। आइडियल गैस के केस में एंट्रोपी चेंज किस तरह से डिपेंडेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंज करने से। तो ये चीज अब आपको चेक करनी है। उसको चेक करने के लिए देखिए एकदम से हम तीनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब कैसे कि जैसे मैंने क्या कहा, एंट्रोपी चेंज मुझे कैलकुलेट करना है कब, प्रेशर के चेंज करने से, वॉल्यूम के चेंज करने से और टेम्परेचर के चेंज करने से मेरे एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। अगर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है तो एक साथ तीनों की वेरिएंस और इसकी वेरिएंस चेक करना, मतलब तीनों के वेरी करने से क्या मतलब, एक सेकेंड दोबारा सुनो इस लाइन को। अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज कर देती हूं तो उस टाइम पे मेरे एंट्रोपी में क्या चेंज आना है, हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है। तो तीनों को एक साथ चेंज करके फिर हमारी एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल को चेंज करेंगे। मतलब क्या, पहले एक बार हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को चेंज करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके देखेंगे और उसके साथ वेरिएंस चेक कर लेंगे, डेल्टा एस की मतलब एंट्रोपी की वेरिएंस चेक कर लेंगे और ये चीज देखेंगे कि एंट्रोपी पर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है, क्या एंट्रोपी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर और वॉल्यूम पर, और क्या एंट्रोपी, सेकंड केस में हम क्या देखेंगे कि क्या एंट्रोपी डिपेंड करेगी टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो वही रिलेशंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। पहले हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ वेरिएंस चेक कर लेंगे, फिर हम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएंस चेक कर लेंगे। तो देखिए अब 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पहले हम इन दोनों के साथ एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम पर किस तरह से डिपेंड करती है मेरी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी चेंज को हमें चेक करना है एक बार। तो उसके लिए देखो ये तीनों ही दोनों ही रिलेशंस ड्राइव करने के लिए दोनों कौन सी कह रही हूँ, एक तो मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरी कराने वाली हूँ, सेकंड केस में मैं टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी कराने वाली हूँ। तो इन दोनों रिलेशंस में ही मतलब इनको सॉल्व करने के लिए या इनको डिराइव करने के लिए रिलेशंस को हमने अभी तक कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस देखी हुई हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेके अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस हमने देखी हैं। तो उन्हीं रिलेशंस को यूज करके हमें मतलब ये एक एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर लेना है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ ये किस तरह से वेरी करेगा। तो हम कुछ रिलेशंस लिख लेते हैं पहले कि जो हमारे यूज होने वाली हैं और उनको यूज कर मतलब जो रिलेशंस लिखेंगे ना उन्हीं को एक दूसरे के अंदर पुट करते हुए हम रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप एंट्रोपी की बात कर रहे हो तो एंट्रोपी टर्म जहां से आपने जनरेट की थी, कहां से जनरेट की थी, कार्नोट साइकिल की हेल्प से ना। और कार्नोट साइकिल की हमारी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी कि मेरा सिस्टम रिवर्सिबली और आइसोथर्मली काम करना चाहिए। तो वही
है वो सारी की सारी वहीं से उठाई हुई वैल्यूज है, मतलब वहीं से जनरेटेड वैल्यूज है। तो हमें वो कंडीशंस अपनी हर एक मतलब जहां पर भी आप एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हो तो वो कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसके अलावा एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट नहीं किया है। तो आप अपना वही कंडीशन लगा के चलोगे कि अगर सबसे पहली कंडीशन मेरी यही रहेगी कि सपोज मेरा सिस्टम जो आइडियली एक आइडियल गैस का सिस्टम है, जिसमें हम पहली कंडीशन यही लगा रहे हैं कि आइडियल गैस का जो मेरा सिस्टम है वो सपोज करो रिवर्सिबली अगर काम कर रहा है, रिवर्सिबली काम करेगा, उसके बाद आगे कंडीशंस लगा देंगे कि वो रिवर्सिबली भी और आइसोथर्मली भी काम कर रहा है। तो पहले हमारी कंडीशन क्या लग रही है कि मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है, रिवर्सिबली वर्क कर रहा है। तो अगर मेरा सिस्टम इन केस कोई आइडियल गैस का सिस्टम है, मेरा आइडियल गैस सिस्टम, उसमें अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाती हूँ कि अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू, ये तो हमारी कंडीशन है, ये चीज याद रखना कि सिस्टम पर मैंने सबसे पहली कंडीशन यही लगाई है कि सपोज करो कि मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है, और अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है तो हम सबसे पहले हेल्प लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या रिलेशन देखी थी, मैथमेटिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट। आपका थ्योरेटिकल रिलेशन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो सभी को पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो किन तीन के बीच में रिलेशन थी, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क, इन तीन के बीच में रिलेशन पढ़ी थी ना आपने। तो वही रिलेशन आपने यहाँ पर यूज करनी है, dq इज इक्वल टू du माइनस dw। यहाँ पर हम डिराइव करने नहीं बैठेंगे, हमने जिस मतलब वहां पर डिराइव कर रखी है। तो ये हमारी रिलेशन थी, dq इज इक्वल टू du माइनस dw। बट यहाँ पर मेरा q कैसे काम कर रहा होगा, रिवर्सिबली काम कर रहा होगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ q रिवर्सिबल, क्यों, क्योंकि मेरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, रिवर्सिबली। तो इसका मतलब अगर सिस्टम रिवर्सिबली काम कर रहा है तो उसको हीट दी जाएगी या ली जाएगी। अपने मतलब आपने लास्ट ही क्लास में मेरी किया था जो आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाली लास्ट क्लास में, वहां पर हमने कहा था अगर सिस्टम रिवर्सिबली काम कर रहा है तो उसमें वो सिस्टम चाहे सराउंडिंग में हीट प्रोवाइड कर रहा है या सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तब हमारा क्या मतलब जो हीट का एक्सचेंज है वो रिवर्सिबली ही होगा। और अगर आपका एक मोमेंट के लिए भी अगर सिस्टम इरिवर्सिबली काम करने लग जाता है तो सिस्टम को ही हम पूरा नाम क्या दे देते थे, इरिवर्सिबल सिस्टम का नाम देते थे। तो यहाँ पर अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर मेरी हीट क्या होगी, हीट का एक्सचेंज कैसा होगा, रिवर्सिबल। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ। उसके बाद हमने वर्क की भी बात की थी। अगर हम सपोज कर लेते हैं, देखो अपनी इमेजिनेशंस पर एक हाइपोथेटिकल वे में ही हम रिलेशंस को डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि कार्नोट साइकिल भी जो था वो कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था और उस कार्नोट साइकिल की हेल्प से हमने टर्म जनरेट कर ली थी एंट्रोपी। तो अगर हमने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट की बेसिस पर ही जनरेट की है और वो आज तक कोई गलत प्रूफ नहीं कर पाया है, दैट मीन्स अब यहाँ पर भी जो हम अजम्पशंस लगा के चल रहे हैं, सिस्टम को अज्यूम करके चल रहे हैं, उस पर कंडीशंस लगाते जाओ उसी के अकॉर्डिंग, कार्नोट साइकिल के बेसिस पर ही। अब यहाँ पर वर्क की बात आती है। वर्क आपके यहाँ दो टाइप के होते थे, या तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होता था, क्योंकि सिस्टम खुद से काम कर रहा है तो वो सिस्टम को एक्सपेंड करता था। यहाँ पर हम एक्सपेंशन की कंडीशन लगाकर चलते थे कि अगर मेरा सिस्टम खुद से काम कर रहा है तो वहां पर डेफिनेटली एक्सपेंशन हो रही होगी, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता था तो यहाँ पर हमारा कंप्रेशन होता था। तो अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो सिस्टम वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम हो रहा होगा तो दैट मींस सिस्टम को खुद से कोई काम नहीं करना पड़ रहा, बाहर से कोई एनर्जी उसकी हेल्प कर रही है वर्क करने में। तो इसका मतलब यहाँ पर हम वर्क डन को कैसी वैल्यू देते थे, पॉजिटिव वैल्यू रखता था। मेरा dw जो है वो
वो पॉजिटिव वैल्यू रखता था, बट बाय द सिस्टम दैट मींस सिस्टम खुद से काम कर रहा है, और अगर वो खुद से काम कर रहा है तो वो वहां पर एक्सपेंशन कर रहा है, और अगर एक्सपेंशन कर रहा है तो वर्क डन कैसा होता था, नेगेटिव वर्क डन की वैल्यू होती थी। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाने वाले हैं, ये तो हमारा हुआ जनरल पर्सपेक्शन जो आपने अभी तक देखा था वर्क डन के बारे में, कि या तो वर्क डन जो है वो मेरा ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन मेरा बाय द सिस्टम होगा। तो बाय द सिस्टम होगा दैट मीन्स वो एक्सपेंड कर रहा होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा दैट मीन्स वो कंप्रेस कर रहा होगा। और एक्सपेंशन के केस में सिस्टम खुद से काम कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी एनर्जी को खुद से यूटिलाइज मतलब यूज कर रहा है। अगर यूज कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है। उस बेसिस पे हमने कहा था कि वर्क डन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है वर्क डन बाय द सिस्टम के केस में, कि सिस्टम खुद काम कर रहा है। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम पर काम हो रहा है, उसकी खुद की कोई एनर्जी नहीं लग रही, बाहर से एनर्जी कोई आ रही है जो कि हेल्प कर रही है उसको वर्क करने में, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कहीं इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती थी। एक लर्निंग के वे भी हो सकते हैं आपके, कि आप अच्छे से ध्यान रख सको कि कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होगा। तो अब हमने फर्स्ट कंडीशन तो क्या लगाई थी कि मेरा सिस्टम रिवर्सिबली काम कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखने के बाद मतलब इसको यूज करने के बाद हम नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे कि सपोज मेरा सिस्टम में जो काम हो रहा है या जो वर्क हो रहा है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है। मैं यहीं पर लिख देती हूँ साथ ही। सेकेंड कंडीशन हम लगा रहे हैं, इफ सिस्टम इज वर्किंग मतलब जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है, इफ सिस्टम इज वर्किंग फॉर एक्सपेंशन और वर्क ऑफ या फिर आप कह दो कि सिस्टम अगर हमारा वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर कर रहा है तो ये हमारी रिलेशन अभी हमने लिखी थी dq इज इक्वल टू du माइनस dw, हमारी ये रिलेशन थी। अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है दैट मींस सिस्टम पर बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, तो सिस्टम अगर हमारा एक्सपेंशन का काम कर रहा है तो हमारा वर्क डन कैसा होता था, नेगेटिव। और वर्क ऑफ एक्सपेंशन in terms of pressure and volume हमारा किसके इक्वल होता था, या हम इसको पीवी वर्क भी बोल देते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन टर्म्स ऑफ पीवी वर्क। अगर मेरा सिस्टम पीवी वर्क कर रहा है या वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो पीवी वर्क के फॉर्म में है, तो उस टाइम पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर मेरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, बट वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, और वॉल्यूम में चेंज जो आएगा वो हमारा डीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पी डीवी। और मेरा वर्क डन कैसा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन के केस में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नेगेटिव। तो ये वैल्यू मेरी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस पी डीवी जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, प्लस पी डीवी के, क्योंकि माइनस साइन इसके पास ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, यहाँ पर क्या वैल्यू बनाएगा, प्लस पी डीवी। हमारे पास ये रिलेशन आ गई, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। कुछ भी नहीं किया है अभी तक, जस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज किया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने वर्क ऑफ एक्सपेंशन की कंडीशन लगा दी है। जैसे आपने फर्स्ट कंडीशन लगाई थी कि सपोज मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है, दूसरी कंडीशन मैंने लगा दी कि सिस्टम मेरा वर्क मतलब सिस्टम पर काम किया जा सिस्टम से काम किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है, या फिर यूं कहें कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर हो रहा है, तो उस टाइम पे मेरे वर्क डन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू होगी तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन को पॉजिटिव बना देता है। तो अब उसके बाद देखिए हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ चुकी है, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू माइनस प्लस पी डीवी, ये रिलेशन आ गई है। अब कुछ और मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज करना है जो आप अभी इससे पहले पढ़ चुके हो। और कौन सी मैथमेटिकल रिलेशन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, देखो आपने अभी जस्ट अभी पढ़ा कि जो हमारा एंट्रोपी चेंज है वो कैसे कैलकुलेट करते हो, डेल्टा एस जो है आपका या डीएस के फॉर्म में स्मॉल चेंज, अगर मेरे एंट्रोपी में स्मॉल चेंज हो रहा है इन केस, तो यहाँ पर मेरा एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट
बाय टी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन एक तरह से लगा के चलो कि अगर मैं सिस्टम को सपोज करो कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रही हूँ या कुछ अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं सिस्टम को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके बाद मेरा एक पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज आएगा। पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज क्यों कहेंगे? क्योंकि सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है। अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर सिस्टम को हीट मिल रही है दैट मीन्स पार्टिकल्स की मूवमेंट अब बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर जैसे ही हीट मिलेगी मतलब सिस्टम को, उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज करने लग जाएगी। और अगर मूवमेंट इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी या डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है आपकी वो वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी कि इससे पहले लिख देना, एक्सप्लेन करना पहले मतलब कंडीशन को। क्या कंडीशन लगाई है यहाँ पर? मैं दो कंडीशन एक साथ लगा के चल रही हूं। मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी और वो हीट भी मैंने कैसे प्रोवाइड करी? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली तो मतलब मेरा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड कंडीशन आपकी रहेगी, फर्स्ट कंडीशन सिस्टम रिवर्सिबली काम कर रहा है, सेकंड कंडीशन अगर सिस्टम वर्क ऑफ एक्सपेंशन कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन आपने क्या प्रोवाइड मतलब सिस्टम पे क्या कंडीशन अप्लाई करी है? थर्ड कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम आइसोथर्मली। अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी है और आइसोथर्मली करी है दैट मींस टेम्परेचर भी चेंज नहीं होने दे रहे हैं बट हीट मिल रही है, तो अब वो हीट जो है वो कहीं ना कहीं तो यूज हो गई। और वो यूज कहाँ होगी फिर? कि पार्टिकल्स की मूवमेंट में यूज होगी, और पार्टिकल की मूवमेंट होगी दैट मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है। और अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मींस ds हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। यहां तक समझ आया? हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी, आइसोथर्मली अगर प्रोवाइड करी है तो वो हमारा रीजन किसका होगा? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी का। और पॉजिटिव वैल्यू आने का मीनिंग आप सभी को अभी तक समझ आ जाना चाहिए। तो यहां से अगर मैं डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? टी, जस्ट इधर मल्टीप्लाई किया, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल। ये वैल्यू अब मैं वहां लिख रही हूं, इसको बोर्ड को फिर से रब करते हैं, हमें ब्लेंड चाहिए। तो यहां से मेरे पास एक कंडीशन, एक इक्वेशन आ गई है मैथमेटिकल रिलेशन विच इज टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल। एक ये रिलेशन हुई। उसके बाद ये रिलेशन हमने कहां से ली? एंट्रोपी वाली कंडीशन से। फिर हम एक रिलेशन और यूज करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन। हमें पता है कि आपने जो हीट कैपेसिटी पढ़ी है वो दो फॉर्म में पढ़ी थी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक आपने पढ़ी थी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर भी आपने पढ़ा हुआ है। इसको हम Cp से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम Cv से रिप्रेजेंट करते थे। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को आप कैलकुलेट कैसे करते थे? एंथैल्पी को हम डिफरेंशिएट कर दें अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, या एंथैल्पी का चेंज टेम्परेचर के चेंज के साथ अगर हम कैलकुलेट करें दैट मींस dH बाय dt अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड करता था। और अगर हम वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते थे तो उस केस में हम क्या करते थे? इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आप कैलकुलेट करते थे। तो ये आपका इक्वल होता था du बाय dt के। तो ये दो रिलेशन आप सभी ने पढ़ी हुई है, Cp इज इक्वल टू dH बाय dt, H इज एंथैल्पी, और यहाँ पर Cv इज इक्वल टू du बाय dt, और U यहाँ पर क्या है? आपका इंटरनल एनर्जी। आपने दोनों रिलेशन पढ़ी है बट यहाँ के लिए यूजफुल कौन सी है तो आपके पास दोनों की इंफॉर्मेशन हीट कैपेसिटी की फॉर्म में, बट इस रिलेशन के लिए यूजफुल कौन सी है? हमारे पास U है, du, dH तो नहीं है ना, या H की फॉर्म में तो नहीं है ना, एंथैल्पी तो टर्म है ही नहीं हमारे इस रिलेशन में। हम इसीलिए यूज कौन सी कर सकते हैं? ये वाली टर्म यूज
dt। तो आपके पास दूसरी मैथमेटिकल रिलेशन आ गई। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन और लगानी है, मतलब एक और मैथमेटिकल रिलेशन हमें यूज करनी है। वो रिलेशन देखिए क्या होगी। थर्ड आपकी बिल्कुल सिंपल सी रिलेशन जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये सब भी कंसेप्ट आपने 11th 12th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देखो नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। सभी को पता है क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT। क्या होगी आपकी, इसको मतलब क्या नाम बोलते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपकी क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT। और यहां पर आपके पास PTV है ना, तो हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, RT बाय V के इक्वल आ जाएगा। RT बाय, वैसे तो PV इज इक्वल टू NRT होती है, बट यहाँ पर हमने 1 मोल अगर हमने स्टडी किया हो इस रिलेशन को सारी को, तो अगर 1 मोल के लिए स्टडी कर रहे हो तो PV इज इक्वल टू RT के इक्वल इक्वेशन हो जाती है। तो वहां से हमने प्रेशर की वैल्यू अगर कैलकुलेट की तो वो इक्वल आ गई RT बाय V के। अब उसके बाद ये तीनों मैथमेटिकल रिलेशंस को, या जो भी आपने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट की है उनको जस्ट यहाँ पर पुट करना है, और इसमें चेंज देखते हैं कि किस फॉर्म में आया। आप ये देखो सबसे पहले कि आपने ये रिलेशंस को यूज क्यों किया, कि हम इन तीनों मैथमेटिकल रिलेशंस को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेरिएंस चेक करना है एस का, एंट्रोपी का, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मेरे पास वॉल्यूम की फॉर्म में रिलेशन होना चाहिए या टेम्परेचर की फॉर्म में रिलेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ एंट्रोपी की फॉर्म में रिलेशन होना चाहिए। बट आपके पास तो Q है, U है, P है, V है, ये टर्म्स हैं। तो हमें यहाँ से ना हमें P की रिक्वायरमेंट है, ना हमें U की रिक्वायरमेंट है, ना ही हमें Q की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब हमें इनको किसी यूजफुल टर्म्स में चेंज करना था, और उन यूजफुल टर्म्स में चेंज करने के लिए हमने तीन मैथमेटिकल रिलेशंस जो कि हमने पढ़े हुए थे थर्मोडायनामिक्स में वही यूज किए, और हमने इन टर्म्स को यहाँ से आउट कर दिया, Q को भी, U को भी और P को भी। तो उसके लिए देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी अब आपकी, Q को रिप्लेस कर रहे हैं हम, क्या आ रहा है हमारा नया फैक्टर S, तो यहां पर आ गया आपका TDS इज इक्वल टू DU। U को रिप्लेस कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है T, तो यहां आ गया CV dt। अब कहोगे मैम V भी तो है या C भी तो है, ये CV आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। हम यहाँ पर इसको एक कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो वेरिएबल तो हमारा कौन हुआ, टेम्परेचर वेरिएबल हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर को आउट करना था, तो प्रेशर को आउट करने के स्पेस पे हमने लगाया RT बाय V, तो RT बाय V इंटू DV। हमारी रिलेशन ये आ चुकी है, अब नई रिलेशन जो है TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस RT बाय V इंटू DV आपके रिलेशन है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, हमें तो चेंज कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, की टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरी करने से हमारा एंट्रोपी में क्या चेंज आता है वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा एंट्रोपी चेंज की फॉर्म में कि अगर मेरा सिस्टम एक फाइनाइट चेंज कर रहा है या इनफाइनाइट चेंज कर रहा है। मतलब क्या, हम एक फाइनाइट रेंज में अपनी बात कर रहे हैं चेंज होने की एंट्रोपी की, या इनफाइनाइट रेंज में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें एक फाइनाइट रेंज की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी हम वेरिएंस को चेक कर पाएंगे। अदरवाइज आपका इनफाइनाइट की फॉर्म में तो आप वेरिएंस ही अच्छे से चेक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको एक फाइनाइट लिमिट लगानी पड़ेगी। किस पर लगाओगे लिमिट, मेरा एंट्रोपी में चेंज S1 से अगर S2 हो रहा है, S1 इनिशियल, ये वाला इनिशियल के लिए लिखूंगी, और ये मेरा फाइनल स्टेट के लिए लिख रही हूँ टर्म्स। सपोज मेरा स्टार्टिंग में एंट्रोपी S1 वैल्यू रख रहा था, अब चेंज होने के बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं, या तो टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं और साथ में इसमें वॉल्यूम में भी चेंज कर रहे हैं, इनके चेंज करने से मेरे एंट्रोपी में चेंज तो आएगा, क्योंकि ये दोनों ही रिलेशन, ये मैथमेटिकल रिलेशन में आपने दिखा दिया है कि जो S है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, इस रिलेशन में देख रहे हो ना। तो ये हमारा S जो है वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज कर रहा है और वॉल्यूम के साथ भी चेंज कर रहा है। तो अगर ये S जो है टेम्परेचर के साथ भी और वॉल्यूम के साथ चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब इनमें चेंज करने से इसमें भी चेंज आएगा। तो S1 अगर मेरा इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी
हम टेम्परेचर में करेंगे कि टेम्परेचर को T1 से अगर T2 चेंज किया हो तब मेरी एंट्रोपी चेंज S2 हुई, या वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम मेरा V1 से V2 अगर चेंज हुआ हो तब मेरी एंट्रोपी चेंज S2 हुई। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन अप्लाई करने से मेरे एंट्रोपी में चेंज ये आया है। अगर ये इस टाइप का चेंज आया है और हमें वो चेंज कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है। इस मैथमेटिकल रिलेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम, और इंटीग्रेट करके उसमें लिमिट्स पुट कर दो कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, कि T1 से T2 टेम्परेचर चेंज करने पर और V1 से V2 अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तब मेरा एंट्रोपी चेंज S1 से S2 कितना होगा, वो चीज कैलकुलेट करने के लिए जस्ट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। और ये आप लिमिट्स लेके चलोगे, ये ध्यान रखना है, S1 से S2, T1 से T2 और V1 से V2। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, और साथ में एक चीज और करना, इंटीग्रेट करने से पहले इस पूरी इक्वेशन को T से डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन को हम ओवरऑल T से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ds बचेगा, और इसमें हमारी लिमिट्स पुट करेंगे अगर S1 to S2। फिर इसके बाद CV मेरा कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt बाय T आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट मेरी टेम्परेचर T1 से T2 लिमिट जाएंगी, प्लस RT बाय V, और इसको जब मैं T से डिवाइड करूंगी तो T से T कैंसिल हो जाएगा। R इज अ गैस कांस्टेंट, इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर dV बाय V रह जाएगा, और इसमें लिमिट्स आ जाएंगी मेरी V1 टू V2। तो हमने जब लिमिट्स पुट करी तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, देखिए ds लिमिट S1 टू S2 अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो सिर्फ S आएगा इंटीग्रेट करने पर, और लिमिट्स मेरी चलेंगी S1 टू S2 इज इक्वल टू CV कांस्टेंट 1 बाय T का 1 बाय x का अगर dx, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो इंटीग्रेशन इक्वल आता है आपका log ऑफ x के। तो सिमिलरली यहाँ पर 1 बाय T का जब आप डिफरेंशिएशन करो, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू dt, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ln ऑफ t, लिमिट्स हमारी T1 टू T2, फिर प्लस r एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा जैसे CV का नहीं हुआ। तो यहाँ जब इसका करोगे ये भी सेम है, 1 बाय x की फॉर्म में ही है, तो यहाँ आपका आ जाएगा ln v, लिमिट्स आपकी V1 टू V2। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से अगर लिमिट्स होती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी क्या है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV ln T2 माइनस ln T1 प्लस R ln V2 माइनस ln V1। और आप सभी को पता है कि अगर log की फॉर्म में log ln m माइनस ln n रिलेशन होती है, या x y कर लो x और यहाँ पर y, log x माइनस log y होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, log x by y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर log T2 माइनस log T1 है, यहाँ पर log V2 माइनस log V1 है, तो ये भी हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, डिवीजन में चेंज हो जाएंगे। तो वही आपको करना है, जस्ट S2 माइनस S1 ये हमारा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चेंज किसमें, एंट्रोपी में, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln T2 माइनस T1 मेरा चेंज हो जाएगा ln T2 बाय T1 में। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि log x माइनस log y किस में लिख सकते हैं, तो मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है, log x बाय y की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर log T2 माइनस T1 प्लस R log V2 बाय V1, आपके पास ये रिलेशन आ गई। ये आपका एंट्रोपी चेंज वैल्यू आ गई है, टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम के साथ हमारी एंट्रोपी चेंज किस बेसिस पर चेंज होगी, वो log वैल्यू की फॉर्म में, मतलब log की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और सॉरी चेंज होगी। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा एंट्रोपी चेंज
इनिशियल टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है और फाइनल टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। सेम हमारा एंट्रोपी चेंज इनिशियल वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है और फाइनल वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करती है मेरी एंट्रोपी चेंज। इन केस अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं या वॉल्यूम चेंज करूं तो हमारा पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा हमारा डेल्टा एस। तो यहाँ से आपकी ये रिलेशन आ गई। और अगर आप अभी तो ये हमने सारा किसके लिए स्टडी किया है, फॉर 1 मोल। अगर आप n मोल्स की बात करो, मैंने आपकी आइडियल गैस इक्वेशन लिखी थी तो क्या लिखी थी, PV इज इक्वल टू RT, बट हमने क्या पढ़ी हुई है, PV इज इक्वल टू nRT। वहां पर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए पढ़ते थे तो हमने अभी सिर्फ RT की फॉर्म में पढ़ा था, दैट मीन्स हम 1 मोल की बात कर रहे थे। बट अगर आप n मोल की बात करते हो तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी आपका n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस रिलेशन को याद रखना कि अभी इस रिलेशन को हम यूज करेंगे किसके बाद, मतलब कहाँ पर यूज करेंगे, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएंस चेक कर लेंगे उसके बाद यूज करना है। तो ये रिलेशन आप सभी को ध्यान रहे, NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1 CV log T2 by T1 वाली फैक्टर है साथ में, प्लस R log V2 by V1 वाला फैक्टर है, और ये हमारा एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करके देता है। तो अब हमें वेरिएंस चेक करनी है। ये आपका कंप्लीट हुआ टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ वेरिएंस। अब आपको चेक करना है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएंस, और टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज करेंगे और उन रिलेशंस को इसी वैल्यू की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चीज आप याद रखना कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। अभी यहाँ से रब कर रही हूँ, अपना नोट कर लेना इस पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट देखिए, एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों हम सेपरेटली कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक साथ कैलकुलेट करना ये इजी नहीं था, इनका तीनों का वेरिएंस चेक करना। तो नेक्स्ट है आपका एंट्रोपी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले ना हम वो पिछला रिजल्ट ही लिख लेते हैं क्योंकि उसी को यूज करने वाले हैं हम, जो अभी टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए रिलेशन लिखा था। तो क्या रिलेशन आया, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1। मेरे पास ये रिलेशन आई थी, इसी रिलेशन को ही यूज करके हम डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे टेम्परेचर और प्रेशर में। देखिए क्या है, देखो आपको मतलब आपने आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की थी। अभी आइडियल गैस इक्वेशन को इनिशियल स्टेट के लिए अप्लाई कर दो और फाइनल स्टेट के लिए अप्लाई करो। इनिशियल स्टेट में देखो हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा सपोज करो कि जो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 से इनिशियल स्टेट में हो, इनिशियल स्टेट में, और ये चेंज हो जाए अगर कुछ कंडीशंस पर, क्योंकि हम तीनों को ही वेरी कर रहे हैं ना, तो तीनों को अगर वेरी कर रहे हैं तो अगर ये चेंज हो जाए P2, V2, T2 में, तो ये हमारी स्टेट कौन सी होगी, फाइनल स्टेट होगी। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें, ऑन अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन on initial and final state for 1 mole of gas, 1 मोल के लिए अप्लाई करेंगे। क्यों 1 मोल कह रहे हैं, PV इज इक्वल टू, वैसे तो क्या होती है इक्वेशन, अगर n मोल की बात करो तो nRT, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं दैट मींस 1RT। और यहाँ पर अगर मैं इनिशियल स्टेट पर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूंगी तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1। R के साथ 1 मत लगा देना, R तो हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो RT1। उसके बाद ये तो किसके लिए हुई, इनिशियल स्टेट के लिए, इनिशियल स्टेट की इक्वेशन हो गई फॉर 1 मोल। और हमारे अगर फाइनल स्टेट पर कंडीशन लगाई जाए कौन सी, आइडियल गैस की, और आइडियल गैस की इक्वेशन हमारी क्या है, PV इज इक्वल टू RT। तो ये इक्वेशन जब लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी
फाइनल स्टेट की इक्वेशन हुई। अब ये जो फाइनल स्टेट की और सॉरी इनिशियल स्टेट की और फाइनल स्टेट की इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन 1 मान लो इसको, ये इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों इक्वेशन को जस्ट हमने डिवाइड करना है और डिवाइड करके ही देखना आप फटाक से रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं और इक्वेशन डिवाइड करने पे देखो क्या रिजल्ट आएगा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रही हूँ या फाइनल स्टेट को मैं इनिशियल स्टेट से अगर डिवाइड करूं तो इक्वेशन होगी P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 इज इक्वल टू, यहां आपकी क्या आएगी R T2 डिवाइडेड बाय R T1। R तो गैस कांस्टेंट है, दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपकी इक्वल आ जाएगी P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। अब इसमें से आप यहां से V2 बाय V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो जस्ट, क्यों, क्योंकि हम V2 बाय V1 की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं और देखना जस्ट ये पुट करते ही हमारे पास रीअरेंजमेंट के थ्रू एक इक्वेशन आएगी जो कि हमारी टेम्परेचर और प्रेशर में रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से हम देखो क्या कर रहे हैं, P2 V2 बाय P1 V1 है, यहां पे मैं जस्ट V2 बाय V1 रख रही हूँ। V2 बाय V1 कैसे रहेगा, ये वाली टर्म को P1 को मैं वहां मल्टीप्लाई कर दूं और P2 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास इक्वेशन आएगी P1 T2 बाय P2 T1। V2 बाय V1 की वैल्यू आपकी आ गई। क्या किया है, जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 R T2 बाय R T1 किया तो R से R कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा इक्वेशन P2 V2 बाय P1 V1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो यहाँ से मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी थी V2 बाय V1। आप सिर्फ ये चीज समझ के तब अपना मतलब ये अरे क्या बोल रही हूँ, अपनी जो ये मेथड कर रहे हो पूरा, इसको तब जाके आगे प्रोसीड किया करो। पहले सॉल्व करने से पहले ये देखो हम ये कर क्यों रहे हैं, हमने ये ही टर्म या इसी फॉर्म में ही रिलेशन को सॉल्व क्यों किया, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका V2 बाय V1 की फॉर्म में रिलेशन है, तो V2 बाय V1 की फॉर्म में हमारे पास रिलेशन है, तो हमें वही वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी थी। इसी वजह से हमने इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड नहीं किया, या इसको इससे करते तो हम वहां पर हम रेसिप्रोकल करते रहते, तो हमने इसको इससे डिवाइड किया और वहां पर रीअरेंजमेंट के थ्रू मैंने V2 बाय V1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है जस्ट, देखो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln T2 बाय T1। एक चीज और यूज करो भाई, एक रिलेशन और यूज करो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सभी ने पढ़ा हुआ है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट आपका होता है ये रिलेशन। तो यहां से अगर मैं CV की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, CV इज इक्वल टू CP माइनस R के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आप यहां पर पुट करो साथ में, CP इज इक्वल टू CV माइनस R। कहां से आई ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करके CP माइनस CV इज इक्वल टू R, आप सभी ने पढ़ा हुआ ये रिलेशन, तो वहां से मैंने CV की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज CP माइनस CR। CP यहाँ पर क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV आपका क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R आपका गैस कांस्टेंट। ये तो ये वैल्यू भी जब हम यहाँ पर पुट करेंगे CV की वैल्यू CP माइनस R ln T2 बाय T1 प्लस R ln V2 बाय V1 की जगह मैंने क्या पुट करना है, P1 T2 डिवाइडेड बाय P2 T1। इन सभी रिलेशंस को हमने यूज कर लिया है, इसको रब कर रही हूं और इसको हमने जस्ट रीअरेंजमेंट के थ्रू सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपको एक लॉग का मतलब जो लॉग ऑफ लोगरिथम करते हो ना, लोगरिथम का आपको एक रूल पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ x इंटू वाई को आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू log x प्लस log y, या आप यूं कह लो log x प्लस log y को आप log की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। तो यहाँ अगर आपका x इंटू वाई अगर हो तो उसको log x प्लस log y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्यों रिलेशन मैंने आपको कहा, यहाँ पर P1 बाय P2
इस तरह से देखो, यहाँ इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, P1/P2 इंटू T2/T1, कुछ ऐसा था। P1 T2 डिवाइडेड बाय P2 T1 था ना। तो यहाँ पर इसमें एक प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है और उस प्रोडक्ट रूल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं log x प्लस log y की फॉर्म में। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा s इज इक्वल टू Cp को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, Cp ln T2/T1 माइनस r, अब ये भी फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, ln T2/T1 प्लस r, अब पहले इसको सॉल्व अगर मैं करूं, log ऑफ P1/P2 प्लस log ऑफ T2/T1 लिख सकते हैं इसको किसकी हेल्प से, इस वाले फैक्टर की हेल्प से, कि हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन पता है कि log में अगर प्रोडक्ट रूल है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरा P1/P2 log ऑफ P1/P2 प्लस log ऑफ T2/T1 में ये कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ये ऐसे कन्वर्ट हो गया तो r एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ आपका r साथ में और इसके साथ भी r वाला फैक्टर साथ में आ गया। अब देखो माइनस साइन के साथ r ln T2/T1, यहाँ पर प्लस साइन के साथ r ln T2/T1, यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर प्लस साइन के साथ है। ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है तो हमारे पास रिलेशन सिर्फ क्या बचेगी, यहाँ लिख रही हूं, देखिए ये रिलेशन, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है r ln T2/T1 और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है r ln T2/T1। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बचेगा। तो लिखेंगे रिलेशन डेल्टा s इज इक्वल टू Cp ln T2/T1 प्लस r ln P1/P2। आपके पास रिलेशन आ गई है जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन है। Cp तो वही यहाँ पर आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एक आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और आपका R भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों टर्म्स आपकी कांस्टेंट रहेंगी। यहाँ पर आपके टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन आ गई है जो कि आप कैलकुलेट करने चले थे, एंट्रोपी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको तो हमने कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस को यूज करके तब पूरा सॉल्व किया है इंटीग्रेट वगैरह करके, बट ये वाले रिलेशन आपने कोई एक सॉल्व कर ली, कोई भी एक सॉल्व करनी चाहिए, कर लो चाहे वो कर लो। तो एक सॉल्व करने के बाद दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जस्ट आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लो और उनको रीअरेंजमेंट के थ्रू सॉल्व कर लो, वहीं से हमारी रिलेशन आ जाती है। एग्जाम में पूरा लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से हमने रीअरेंजमेंट के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से आपकी दोनों रिलेशन आ गई हैं। ये किसके लिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ वेरिएंस, ये हमारी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएंस। वही सेम चीज ये हमने 1 मोल के लिए रिलेशन फाइंड आउट की है। अगर आप n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करोगे फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस, तो यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो आपकी n मोल के लिए आ जाएगी। अब इसके बाद टॉपिक वैसे तो ये तो यहाँ पे आपका खत्म हो चुका, बट एग्जामिनर कई बार आपसे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लगा के पूछ लेता है। क्या कंडीशंस लगा के, मतलब एग्जाम जैसे पूछेगा पहले तो एंट्रोपी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर बताइए, या फिर वो टेम्परेचर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा, बट साथ में कुछ कंडीशंस भी लगा देता है कि उस कंडीशन में अगर मेरा आइसोथर्मल चेंज है तब एंट्रोपी चेंज क्या होगा, या मेरा आइसोबारिक चेंज है तब मेरा एंट्रोपी चेंज क्या होगा, या फिर मेरा आइसोकोरिक चेंज है तो तब मेरा एंट्रोपी चेंज क्या होगा। देखो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कैलकुलेट कर चुके हैं या इन दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो उसके बाद फर्स्ट हमारी कंडीशन हो सकती है वो आपको आइसोथर्मल कह दे कि आइसोथर्मली एंट्रोपी चेंज प्रेशर और वॉल्यूम के साथ चेंज बेशक होता रहे बट टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब मेरा वेरिएंस ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। सेकंड आपसे आइसोबारिक के लिए बोल सकता है, और थर्ड वन इज आइसोकोरिक।
आइसोथर्मल चेंज भी आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो अगर आप आइसोथर्मल की बात अगर आप करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ना आपका T1 कुछ मतलब रखता है ना T2 मतलब रखता है, वो दोनों ही हमारे इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे, सपोज करो किसी T के इक्वल हो गए हैं, तो उस टाइम पे T1 बाय T1 लिख दो या T2 बाय T2 लिख दो या फिर T बाय T लिखोगे, log 1 की वैल्यू तो क्या होती है 0, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा 0। और सेम चीज आप इस रिलेशन से भी कह सकते हो कि यहाँ पर जब T बाय T करोगे, मतलब अगर दोनों की वैल्यू हमारी T के इक्वल है, तो अगर T बाय T लिखेंगे तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0, तो log 1 की वैल्यू 0 पुट करते ये वाला फैक्टर मेरा 0 के इक्वल। तो उस टाइम पे एंट्रोपी चेंज, कब, आइसोथर्मल के केस में एंट्रोपी चेंज मेरा या तो R ln V2 बाय V1 के इक्वल हो सकता है या फिर R ln P1 बाय P2 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि इसमें ये वाला फैक्टर 0 तो इस फैक्टर के इक्वल होगा एंट्रोपी चेंज, और इसमें ये वाला फैक्टर 0 तो मेरा एंट्रोपी चेंज जस्ट इसके इक्वल होगा। तो आपका एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल के केस में किसके इक्वल आ सकता है, R ln V2 बाय V1 के इक्वल आएगा, या फिर इक्वल आएगा अगर वो वॉल्यूम के फॉर्म में पूछ रहा है तो इस टर्म के इक्वल आएगा, और अगर वो प्रेशर के फॉर्म में पूछ रहा है तो वो इस टर्म के इक्वल आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर जब वॉल्यूम की फॉर्म में रिलेशन कर रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम आएगा, और जब आप प्रेशर की फॉर्म में बात कर रहे हो तो इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर की फॉर्म में आपकी रेशो रहेगी। अदरवाइज आर से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, बट ये रेशो जो है वो याद रखना, ये फाइनल बाय इनिशियल है और ये आपका इनिशियल बाय फाइनल है। तो नेक्स्ट ये हमारा हो गया आइसोथर्मल। नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक। हाँ एक चीज और, V2 बाय V1 की फॉर्म में अगर ये रिलेशन है और हमने अभी कंडीशन लगाई थी कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, और अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो डेफिनेटली मेरा वॉल्यूम जो फाइनल स्टेट में है वो इंक्रीज हुआ होगा। V2 बाय V1 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है, और अगर वो पॉजिटिव नंबर आएगा तो डेल्टा एस भी कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज इंक्रीज ही होगा, एंट्रोपी चेंज डिक्रीज नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखिए आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक में क्या कंडीशन होती है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, ये हमारे दोनों ही प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। सपोज किसी P के इक्वल है तो प्रेशर इस रिलेशन में तो है ही नहीं, तो यहां से तो हम डेल्टा एस कैलकुलेट नहीं कर सकते इन केस ऑफ आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में हम इस रिलेशन पर जब आएंगे तो P1 बाय P2 अगर मेरा इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे मेरा ये वाला P बाय P की फॉर्म में चला जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 के इक्वल, मतलब ये log 1 में कन्वर्ट होगा, log 1 की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल, तो यहाँ से आपका ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो आपकी रिलेशन सिर्फ क्या बचेगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू CP ln T2 बाय T1, ये हो गई आपकी रिलेशन। साथ में मतलब यहाँ पर आपके टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर की रेशो की फॉर्म में होगा, और साथ में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आप एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहीं पर हम आइसोक्वारिक की अगर बात करें तो आइसोक्वारिक में क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। तो यहाँ पे जब ये रिलेशन हम देखते हैं V1 V2 इक्वल है और V के इक्वल है, तो वॉल्यूम इस रिलेशन में तो है ही नहीं। अगर इस रिलेशन में नहीं है तो यहाँ जब आप चेक करोगे तो इसी सिमिलर वे में ये वाला फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये फैक्टर 0 है तो किसके इक्वल एंट्रोपी चेंज आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 बाय T1। तो डेल्टा एस आपका CV ln T2 बाय T1 के इक्वल आ जाएगा। कब, आइसोक्वारिक के केस में। ये मैंने इसलिए रब नहीं किया था ताकि आप कंपेयर कर पाओ, दोनों में ही ln T2 बाय T1 है, यहाँ पर भी ln T2 बाय T1 है। ये आइसोक्वारिक का जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आइसोबारिक का जब प्रेशर कांस्टेंट है। बट इसके आइसोबारिक के केस में जब प्रेशर कांस्टेंट है तो
प्रेशर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। तो आपके ये तीनों केसेस भी हो चुके, आइसोथर्मल चेंज में, आइसोबारिक और आइसोकोरिक चेंज में भी हमने इसको स्टडी कर लिया है। तो आप एंट्रोपी चेंज को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ हर तरह से कैलकुलेट कर चुके हो, दो वेरिएबल लेकर भी, सिंगल को कांस्टेंट करके तब भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। पहले दो वेरिएबल के लिए हमने सॉल्व किया, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए, फिर हमने टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इसको वेरिएंस को चेक किया, एंट्रोपी चेंज के वेरिएंस को चेक कर रहे हैं हम, एंट्रोपी के वेरिएंस को। फिर उसके बाद जब हमारा दो वेरिएबल के साथ वेरिएंस आ गया, उसके बाद हमने इनमें से एक को कांस्टेंट करना स्टार्ट कर दिया। पहले हमने टेम्परेचर को जब कांस्टेंट किया तो टेम्परेचर कांस्टेंट करते ही मेरा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों रिलेशन में 0 हो जाते हैं। तो आप एंट्रोपी चेंज को उस टाइम पे जब मेरा आइसोथर्मल है, एंट्रोपी चेंज को वॉल्यूम के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो और प्रेशर की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर तो हमारे 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने आइसोबारिक की बात की, तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ तो है ही नहीं प्रेशर, इस रिलेशन से तो मतलब फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। बट अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये वाला फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा, और अगर ये फैक्टर 0 होगा तो हम इसके बेसिस पे, इसकी हेल्प से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर पा रहे थे, जो कि हमारी रिलेशन आई है, और वहां पर आप सीपी टर्म को यूज कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लगाई आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये वाली रिलेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है उस टाइम पे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो तब हमारा ये वाला फैक्टर 0 होके और हमारी रिलेशन सिर्फ इस फैक्टर के इक्वल आ जाती है, विच इज दिस डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। यहाँ से हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके हर फॉर्म में आपने एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर लिया है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ। तीनों के साथ तो वेरिएंस एक साथ चेक नहीं की जा सकती, एक साथ हमने तीनों की तो नहीं चेक की, बट दो के साथ भी चेक कर ली और सिंगल वेरिएबल के साथ भी चेक कर लिया है। तो ये ओवरऑल आपका एंट्रोपी चेंज रहा। इसके अलावा इससे बाहर से आपसे एंट्रोपी चेंज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में तो नहीं पूछेगा, और फैक्टर्स ऐड करना है तब हो सकता है, अदरवाइज सिंपल, अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात हो रही है, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन की, उस टाइम पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का हर तरह से वेरिएंस आपने चेक कर लिया है। तो आज की क्लास में आपका इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।